नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में बात करने वाले हम चैप्टर 2 के पार्ट 6 की। इससे पहले हमने 1 से लेके पार्ट 5 तक इस चैप्टर के अपलोड कर दिए हैं। इसी तरीके से हम सभी चैप्टर्स के पार्ट को अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरीके से आपके लिए पूरी पेज को कवर कराते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस लेक्चर में जो मैं टॉपिक कवर करने वाले हैं वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निकालने हैं। क्या क्या होते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो वो निकालना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बार आपके पेपर में इनमें से कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इस बात को आप यहाँ पर लिख कर रख लीजिए। तो यहाँ टॉपिक सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है ये देखेंगे। तो संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट। तो इसमें दो प्लेटें होंगी, एक ये है और एक ये है। दोनों एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर हैं, तो यहाँ पर समांतर का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी है उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी। ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे और ना ही मिलेंगी, तो दूरी समान होगी। अब ये कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताइए। अब संधारित्र क्या होता है, संधारित्र बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जब किसी चालक के आकार या आकृति में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा संचित किया जा सकता है। तो इस पे क्या करेंगे, हम आवेश दे देंगे। तो इस पे आवेश दे दिया प्लस का, मान लीजिए एक प्लेट प्लस की है और एक प्लेट यहाँ पे ऋण की है। तो यहाँ पे हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का सिग्मा। ठीक है, दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है वो हमने मान लिया डी है। कितनी है, डी है। अब आपको पता है कि जो तीव्रता की जो दिशा होती है, ई की जो दिशा होती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। कहाँ होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ई की दिशा यहाँ से इधर आ जाएगी, यहाँ पर ऐसे आएगी, यहाँ पर ऐसे आएगी, यहाँ पर ऐसे आएगी, और भी आप बनाना चाहें और भी बना सकते हैं। तो ये ई की दिशा होगी। अब प्लेटों के बीच में जो तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होती है, तीव्रता होती है प्लेटों के बीच में। ये कहाँ पढ़ा था, ये आपने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग जो पढ़े थे तो वहां पर पढ़ा होगा, याद नहीं है तो देख लीजिए। प्लेटों के बाहर अगर तीव्रता की बात करें तो यहाँ पर 0 होती है और यहाँ पर भी 0 होती है। यानी प्लेटों के बाहर चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में तीव्रता 0 रहेगी, लेकिन अंदर होती है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब, जब प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात है, प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हमने लिख दिया ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब क्या करना है, हमें निकालनी है इसकी धारिता। क्या निकालनी है, धारिता। और धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/B। यानी हमें अगर विभवांतर मिल जाए, इन प्लेटों के बीच विभवांतर मिल जाए तो विभवांतर का Q में भाग दे देंगे और C यहाँ पे निकल आएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है कि प्लेटों के मध्य विभवांतर। क्या लिखना है, प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो यहाँ लिखेंगे कि प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर जो आएगा वो हो जाएगा V इज इक्वल टू ई डी। आपको पता है E बराबर होता है V अपॉन L होता है या V अपॉन D होता है। यहाँ पे लंबाई से भाग दे देते हैं तो यहाँ पे E निकल के आता है। तो D को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। और ED हो गया तो यहाँ पे V का मान निकल आएगा। अब आपको पता है तीव्रता का फॉर्मूला कितना है प्लेटों के मध्य, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे क्योंकि प्लेटों के मध्य की बात हो रही है। तो V बराबर इसकी जगह ये लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये D का इसमें गुणा हो जाएगा। इस तरीके से विभवांतर प्लेटों के मध्य निकल आएगा। इस तरीके से विभवांतर प्लेटों के मध्य निकल आएगा। यानी क्या किया, V बराबर ED लगाया, प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालना, तो V बराबर ED लगाया तो E का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लेटों के मध्य तीव्रता का होता है। इसे उठा के हमने E की जगह रख दिया, V आ गया। अब हमें क्या निकालना है, धारिता। तब प्लेटों की धारिता, प्लेटों के मध्य धारिता। तो यहाँ पे जब धारिता की बात करेंगे तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है C बराबर Q अपॉन B। Q का मान कितना है, देखिए Q का मान तो हमें ऐसे ही लिखना है और V का जो मान आया इसको उठा के यहाँ लिख दिया तो सिग्मा D। तो सिग्मा D यहाँ पे आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कहाँ बन जाएगा, ऊपर। तो यहाँ आ जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट और ये आ गया सिग्मा D। इतनी बात सही है। अब आपको पता है सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। क्या
क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि सिग्मा बराबर है क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से ए को मैं इधर भेज दूंगा तो क्यू का मान आ जाएगा सिग्मा ए, यहाँ से आवेश का मान निकल आएगा। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, तो ए को इधर भेज दिए सिग्मा ए हो जाएगा। तो क्यू के मान को उठा के हम यहाँ लगा देंगे, तब सी बराबर क्यू की जगह क्या लिख देंगे सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा डी। सिग्मा से सिग्मा मर जाएगा तो सी का मान जो आएगा यहाँ पे सी बराबर आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये प्लेटों के मध्य धारता हो जाएगी, किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का फॉर्मूला हो जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का फॉर्मूला सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। अब मान लीजिए इन प्लेटों के मध्य हवा, वायु या निर्वात ना होकर कोई दूसरा माध्यम रखा है, तो कोई दूसरा माध्यम रखा है तो हम उसके परावर्तांक को के से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, के से। तो यहाँ लिख लेंगे जब प्लेटों के मध्य के परावर्तांक का माध्यम रखा हो तब, जब यहाँ लिख देंगे जब प्लेटों के मध्य के परावर्तांक का माध्यम रखा हो तब, तो के माध्यम का परावर्तन रखा हो तब धारता का फॉर्मूला कैसा आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ के का यहाँ पे गुणा कर देना है। तो सी बराबर आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये इसका फॉर्मूला निकल के आएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का। सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आप इस फॉर्मूले को याद रखें, ये तो ऐसे ही बन जाएगा। देखिए निर्वात या वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 लिख देंगे तो के हट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बात करते हैं कि सी जो है, ये जो धारता जो है किन किन कारकों से प्रभावित होती है। तो फॉर्मूला याद रखें, अभी बताया था सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसी से याद रखना है और आप लिख सकते हैं किस किस पर निर्भर करती है। पहली बात सी अनुपाती हो गया ए के। ए क्या है यहाँ पे, प्लेटों का क्षेत्रफल। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आप लिख देंगे यहाँ पे कि प्रत्येक, 2 प्लेट है तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। दूसरी बात यहाँ पे सी किस पर निर्भर कर रहा है, ए पर। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी धारता बढ़ेगी। दूसरा हम लिख सकते हैं सी अनुपाती 1/d। अब डी क्या है यहाँ पे, प्लेटों के बीच की दूरी। क्या है यहाँ पे डी, प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे डी है, तो इसका मतलब डी बढ़ेगा तो सी घटेगा। तो प्लेटों को दूर नहीं रखना, पास रखना है, धारता बढ़ानी है। तो तीसरा पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं कि सी अनुपाती है के। किसके, के क्या होता है, माध्यम का परावर्तांक। तो माध्यम का परावर्तांक अगर बदलेगा तो सी का मान भी बदल जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि सी अनुपाती हो गया के, सी अनुपाती हो गया ए के और सी व्युत्क्रमानुपाती हो गया डी के। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि संधारित्र की धारता को कौन कौन प्रभावित करता है। तो ये तीनों चीजें प्रभावित करती हैं। अब बचा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है तो इससे हमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। इतनी बात समझ आ गई। इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये इंपोर्टेंट डेरिवेशन है जो कि आपके पेपर में आता ही आता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है, इसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जबकि प्लेटों के मध्य परावर्तित पदार्थ आंशिक रूप से बढ़ा है। तो पहले ऐसी कहानी है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्लेट बनाएंगे। ये कुछ प्लेट बना दी, इस पे प्लस का आवेश होगा। कैसा आवेश होगा, इस पे प्लस का आवेश होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमने प्लस का आवेश दिया। यहाँ पर कैसा आवेश होगा, यहाँ पर ऋण का आवेश होगा। अब ई की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहाँ पे जो ई की दिशा है कुछ ऐसी आ जाएगी, ई की दिशा ऐसी आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब ई की दिशा इधर आ गई तो हमने इसको लिखा ई आउट। आउट का मतलब होता है बाहर, तो आउट का मतलब बाहर। यहाँ आप लिख सकते हैं ई नॉट। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई नॉट। तो तीव्रता की दिशा जो है ई नॉट है। कब, जब प्लेटों के बीच में हवा है। क्या है, प्लेटों के बीच में हवा है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माना कि जब प्लेटों के मध्य हवा है तब। तो ई नॉट क्या यहाँ पे तीव्रता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ आपको कि हमने क्या किया, प्लेट बना ली, प्लेटों के बीच में हवा है,
तब ई की दिशा प्लस से माइनस की ओर इस तरीके से होगी। अब प्रश्न में कह रहा है कि मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भर दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी मोटाई का पदार्थ भर देंगे। कितनी मोटाई का भर देंगे, टी मोटाई का एक पदार्थ भर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ऐसे, ये कुछ इस तरीके से, इसकी जो मोटाई है यहाँ से यहाँ तक की टी है। कितनी यहाँ पे, टी है। तो टी मोटाई का हमने यहाँ पे पदार्थ भर दिया है। तो जैसे इस पदार्थ को इसके अंदर रखेंगे तो होगा कि यहाँ पे आप देखिए कि प्लस वाली प्लेट की तरफ इस टी मोटाई के पदार्थ का ऋण आवेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, क्योंकि आकर्षित होगा। और इधर ऋण आवेश वाली प्लेट की तरफ इस टी मोटाई की प्लेट का धनावेश आ जाएगा, क्योंकि इधर आकर्षण होगा प्लस से, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र और बनेगा जो कि प्लस से माइनस की ओर इस साइड ऐसा होगा, और इसको हम लिख देते हैं ई एम। क्या लिख देते हैं, ई एम। यानी टी मोटाई का जो माध्यम रखा है, पदार्थ रखा है, उस पदार्थ की वजह से इधर की साइड ई आ जाएगा। तो ई ओ यानी ई नोट जो इधर की साइड है, ई एम इधर की साइड है। क्यों है कि प्लेटों की वजह से ई नोट का मान इधर है, और जिसके अंदर जैसे ही हमने कोई पदार्थ शिफ्ट कर दिया टी मोटाई का, तो इसकी वजह से ई का मान इधर आ जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी पहले थी डी। कितनी थी, डी। अब भी डी है, लेकिन टी मोटाई का हमने पदार्थ रख दिया। जब इनके अंदर हवा थी तो प्लेटों के बीच की दूरी डी थी। जब प्लेटों के बीच में हवा थी तो प्लेटों के बीच की दूरी डी थी। अब हमने क्या किया, ऐसे टी मोटाई का कोई पदार्थ भर दिया, तो जैसे इस पदार्थ को अंदर रखेंगे तो हवा में जगह घेरेगा। जैसे मान लीजिए गिलास है पानी का, अब खाली, अभी तो खाली है, तो उसमें क्या पहले हवा है, और आपने आधा गिलास पानी भर दिया, तो आधा गिलास पानी भरा, इसमें तो आधे गिलास में क्या हवा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पूछूं कितने गिलास में हवा है, तो आप क्या करेंगे, पूरे गिलास में से, जो पहले खाली था तो खाली गिलास में पहले हवा, पूरी हवा में से पानी का जो जगह है उसको घटा देंगे, पूरे में से पानी की जगह को घटा देंगे और बता देंगे कि इतनी जगह अभी खाली है। यानी पूरी हवा में से जितना पानी है उतना घटा देंगे, बची जगह किसकी हो जाएगी, हवा की। ऐसे ये हुआ कि ये पहले पूरा खाली था, हवा थी, अब टी मोटाई का इसमें कुछ आ गया, तो डी में से टी को घटा देंगे, डी में से टी को घटा देंगे, तो पता चलेगा इसके अंदर हवा कितनी है। तो हम लिख देंगे, माना कि डी माइनस टी क्या है, एयर गैप। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एयर गैप। एयर गैप है, एयर गैप का मतलब हवा वाली जगह, यानी हवा वाली जगह की चौड़ाई, मोटाई, दूरी जो भी है। तो एयर गैप इतनी जगह, मतलब इतनी जगह में हवा है। और टी क्या है, यहाँ पे प्लेट की मोटाई, टी क्या है, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। तो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। अब आपको पता है जब प्लेटों के बीच में एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है, तो ई निकल के आता है, ई होता है, विभवांतर भी होता है। तो जब हवा है तब विभवांतर माना, यहाँ पे लिख देंगे V1 विभवांतर। जब प्लेटों के मध्य हवा है तब विभवांतर, यानी प्लेटों के मध्य हवा है तब का विभवांतर है। और यहाँ पर ए को मान लेंगे B2। जब प्लेटों के मध्य टी मोटाई का क्या रख देते हैं, आंशिक रूप से पदार्थ बदल देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे परावैद्युत पदार्थ के कारण विभवांतर। ये बातें आपको थोड़ी सी याद रखनी है, डेरिवेशन आसान हो जाएगा। तो क्या क्या करना है, पहले सुनिए फिर से। पहले इसके अंदर हवा थी, इन प्लेटों के अंदर ये नहीं था, ये वाला मटेरियल नहीं था, तो हवा थी। तो दूरी कितनी थी, डी। जैसे हमने इसके अंदर ये रख दिया तो इसके अंदर ये रख दिया, तो हवा की जगह कम हो जाएगी। पहले पूरे में हवा थी, अब पूरे में हवा नहीं रहेगी। क्यों, कि टी मोटाई की आ गया, तो इस पूरे में से टी मोटाई घटा दीजिए, इस पूरे में से टी मोटाई घटा दीजिए, तो जो जगह बची वो हवा की हो जाएगी। तो यहाँ पर डी माइनस टी हो जाएगा एयर गैप, मतलब हवा वाली जगह। ठीक है, पहली बात, जब इसके अंदर ये नहीं था, जब ये नहीं था तो तीव्रता कितनी थी, ई नॉट थी। तो ई नॉट का मतलब तीव्रता कब, जब हवा है। तो यहाँ पे लिख देंगे ई नॉट का मतलब क्या है, ई नॉट का मतलब तीव्रता, हवा के कारण तीव्रता। हवा, जब प्लेटों के मध्य हवा है तब तीव्रता, यहाँ लिख देंगे जब प्लेटों के मध्य हवा है तब तीव्रता, ये थी। और टी मोटाई का जब पदार्थ आ गया तो इसके अंदर जो हो गया तीव्रता कितनी हुई, ई एम। तो ये किसके कारण, टी मोटाई के पदार्थ के कारण। तो परावैद्युत पदार्थ के कारण, यहाँ लिखिए परावैद्युत पदार्थ के कारण
तीव्रता। सही है, ये सारी चीजें हम पहले से ही लिख लेंगे। तो इसका मतलब फिर से समझिए, जब ये नहीं था तो प्लस इधर था माइनस इधर, इसकी वजह से ई नोट था। तो ई नोट का था जब प्लेटों के मध्य हवा थी तब तीव्रता। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको अंदर रख दिया तो प्लस इधर आया माइनस इधर आया, माइनस की वजह से प्लस इधर आएगा, प्लस की वजह से माइनस इधर आया, तो इसकी एक और तीव्रता बनी। ये कब है? जब परावैद्युत पदार्थ के कारण की तीव्रता है। जब इसके अंदर ये नहीं था तो खाली जगह थी, हवा थी, तो हवा थी तो विभवांतर कितना था? जब प्लेटों के मध्य हवा है तब का विभवांतर है। और जैसे ही हमने इसे रख दिया तब विभवांतर बदल के V2 हो गया। सारी चीजें बदल रही हैं। फिर देखिए, जब ये नहीं था तो हवा थी तो दूरी कितनी थी? डी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी? जैसे ही हमने इसके अंदर रख दिया टी मोटाई का कोई पदार्थ, तो इसका था डी में से टी को हटाएंगे, डी में से टी को बचाएंगे, जो बचेगी वो हवा वाली जगह होगी, यानी एयर गैप होगा। और टी मोटाई का कोई पदार्थ रखा है। अब आपको पता है कि प्लेटों के बीच में क्या निकालते हैं? विभवांतर निकालते हैं। बस इतना सा याद रखना है कि प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है? प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं प्लेटों के मध्य विभवांतर। अब कितने विभवांतर हो गए प्लेटों के मध्य भाई? 2 हो गए, एक तो हवा वाला और एक टी मोटाई का जो पदार्थ दिया वो वाला। तो V बराबर हो जाएगा यहाँ पे V1 प्लस V2। अब V1 प्लस V2 हो गया तो हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, V1 कब है? जब प्लेटों के मध्य हवा है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू क्या होता है? ED होता है। क्या होता है? ED होता है। तो ये V1 हो गया किसके लिए? हवा के लिए। तो हवा के लिए E का मान कितना? नॉट, E नॉट जब प्लेटों के मध्य हवा है तो E नॉट, और इनटू D का मतलब दूरी। तो कौन सी दूरी चाहिए? जो हवा वाली है। तो हवा वाली दूरी कौन सी है? देखो, पहले थी D, फिर T भर दिया, तो D में से T घटा दिया, उतनी जगह में तो हवा है। D में से T घटा दिया, उतनी जगह में हवा है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा D माइनस टी। क्या आएगा? D माइनस टी। इस तरीके से विभवांतर निकल के आएगा। B1 का मान समय आ गया, यानी B1 का मान जब है जब प्लेटों के बीच हवा है। तो B इक्वल टू क्या होता है? ED। तो E कौन सा आएगा? हवा वाला। तो हवा वाला ये आया और बीच की दूरी गैप वाली आ जाएगी, तो D माइनस टी आ जाएगा। तो यहाँ B1 का मान लिख देंगे E नॉट, क्या लिख देंगे यहाँ पे बता देता हूँ। तो V इक्वल टू क्या होता है? ED। तो B1 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा E नॉट और यहाँ आ जाएगा D माइनस टी। इतनी बात सही है, इसको यहाँ लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा E नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी। ठीक है, प्लस अब निकालेंगे V2। तो V2 के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये M आ जाएगा और मोटाई आ जाएगी T। फिर से देखिए यहाँ पे बिल्कुल यही यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए V इक्वल टू ED इसके लिए यूज करेंगे, तो V इक्वल टू ED आ जाएगा। अब ये हो गया V2। अब यहाँ पे E कौन सा चाहिए? ये वाला, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ के कारण की बात हो रही है, तो यहाँ पे EM लिख दीजिए। और अब D कौन सा चाहिए भाई? ये तो हवा के लिए था, D में से T को हटा दिया तो हवा वाली जगह बची। लेकिन ये कितनी जगह गिर रहा है? यहाँ से यहाँ तक की जगह कितनी है? ये T है। तो T वाली जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखना, T वाली क्यों करेंगे? क्योंकि हमें परावैद्युत पदार्थ के कारण विभवांतर था V2। V2 मतलब परावैद्युत पदार्थ के कारण विभवांतर। तो इसके कारण विभवांतर है किसके कारण? परावैद्युत पदार्थ के कारण। तो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई चाहिए, यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ की मोटाई चाहिए। और यहाँ पे हवा के कारण था, इसलिए यहाँ पे हवा वाली जगह चाहिए। यहाँ पे हवा वाली जगह, यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। यहाँ पे तीव्रता किसकी आएगी? परावैद्युत पदार्थ के कारण। यहाँ पे तीव्रता कौन सी? हवा के कारण। यहाँ पे विभवांतर हवा के कारण, यहाँ पे विभवांतर परावैद्युत पदार्थ के कारण। तो ये आ जाएगा EM इंटू टी। तो यहाँ पे लिख देंगे EM इंटू टी, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे EM इंटू टी। इतनी बात क्लियर है। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाएंगे तो V इक्वल टू आ गया E नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस ये आ जाएगा EM इंटू टी। अब देखिए हमें E का मान निकालना है। तो E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब? जब हवा है। तो इसको मैं E नॉट कहूंगा। E नॉट का मतलब हवा। तो हवा के लिए E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A, ये आपको पता है। सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो इसको मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया। तो E नॉट का मान आया, इसको चिपका दिया यहाँ पे। तो E नॉट का आ गया भाई सिग्मा अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में आ जाएगा D माइनस टी। प्लस लाएंगे। अब M की बात करेंगे, तो जब कोई माध्यम है यानी T मोटाई का माध्यम रखा है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो होता ही है, साथ में आता है K। यानी हवा या निर्वात नहीं है तो वहां पे क्या लिखते हैं? K लिखते हैं। तो बिल्कुल वैसा ये K लिख देंगे। तो ये आ जाएगा Q अपॉन के A और ये था यहाँ पे K और ये एप्सिलॉन नॉट। इसको उठा के यहाँ लिख देंगे। तो आ गया भाई Q अपॉन के KA एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया T का। अब क्या करना है? इसमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेते हैं तो देखिए Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, इसके पास भी इसके पास भी। अब यहाँ पे क्या बचा? D माइनस टी प्लस यहाँ पे बचा आपका T और बट्टे में बचा K। ठीक है ना, बात समझ आई? Q A एप्सिलॉन नॉट कॉमन यहाँ से ये आ गया। देखिए ये वाला यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे ये बचेगा D माइनस टी आ गया। ठीक है,
दूसरी बात, अब यहाँ पर देखिए क्यू ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ से निकल के आएगा तो ऊपर टी बचेगा, नीचे के बचेगा, तो टी अपॉन के यहाँ पे आ जाएगा। ये किसका मान आ गया? विभवांतर का मान निकल के आ गया प्लेटों के बीच। कितने विभवांतर थे? एक तो हवा वाला, एक परावैध पदार्थ वाला, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी उम्मीद कर रहा हूँ। अब निकालनी हमें धारता, तो धारता का फॉर्मूला लगाना है, तब धारता तो C बराबर होता है फॉर्मूला Q अपॉन के V। क्या होता है? C बराबर होता है Q अपॉन के V, तो Q अपॉन V, तो Q तो ऐसे ही रहेगा, V का मान आप यहाँ से उठा लीजिए। तो V का मान क्या है? देखिए Q अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट आया भाई, तो Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखेंगे Q अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आया है D माइनस टी प्लस T अपॉन के। कुछ इस तरीके से देख लीजिए, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, Q अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए Q से Q मर गया और ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ऊपर, तो C बराबर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे। अब बट्टे में क्या बचा? ये बचा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, क्या आ जाएगा? T अपॉन के। इस तरीके से हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा T अपॉन के। तो ये कुछ फॉर्मूला निकल के आया किसका? C का। तो यही यहाँ पे धारता होगी कब? जब प्लेटों के मध्य T मोटाई की स्लैब भी कहते हैं, स्लैब रख दी जाती है तब। ठीक है ना, इस तरीके से हम धारता निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला डेरिवेशन इंपोर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ इंपोर्टेंट है, पेपर में छपेगा। क्यों छपेगा? थोड़ा सा आपको हार्ड लगता है ये, इसलिए ये पेपर में छपेगा, इस बात को आप लिख लेना। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। बात समझ आई? चलिए मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। इसमें क्या करना है आपको? देखिए यहाँ पे बस अपना यह देखना है, पहले ये प्लेट थी जो मैंने व्हाइट कलर से बनाई है, ये प्लस था, ये माइनस था, इसकी वजह से ई की दिशा इधर थी, प्लेटों के बीच की दूरी डी थी, तो डी दूरी थी, ई की दिशा इधर थी। ये कब थी? जब हवा था। तो हवा के लिए यहाँ पे ई नॉट का, जब प्लेटों के मध्य हवा है तब की तीव्रता ई नॉट। ठीक है, तो तब की तीव्रता ई नॉट है, और जब हवा है तभी हमने विभवांतर मान लिया V1। क्या मान लिया? विभवांतर मान लिया V1। जब ई नॉट इधर है तब विभवांतर कितना? V1। जब प्लेटों के मध्य हवा है तब, तो प्लेटों के मध्य हवा है तो तीन चीजें होंगी, विभवांतर इतना होगा, तीव्रता इतनी होगी, और एक और चीज, जब हम इसके अंदर टी मोटाई का कोई पदार्थ रख देते हैं, तो जैसे टी मोटाई का पदार्थ रखा तो इस पूरे में पहले हवा थी, तो हवा में से इसको हटा दिए, डी दूरी में से इसको हटा दी, बची हुई दूरी किसकी हो जाएगी? हवा के गैप की। इतनी जगह में हवा है, पहले पूरी डी में हवा थी, अब डी में हवा नहीं है, तो डी में से टी घटा दिया, तो डी माइनस टी, अब एयर गैप हवा वाली जगह इतनी होगी। और टी क्या है? टी परावैध पदार्थ की मोटाई है। तो पहले V1 था, ई नॉट था, और हवा कितने में है? वो डी माइनस टी में। अब क्या होगा? V1 की जगह V2 आएगा, कब? जब हम उसे अंदर रख देंगे, स्लैब को अंदर रख देंगे, तो V2 आएगा परावैध पदार्थ के कारण विभवांतर। अब EM का मतलब क्या? परावैध पदार्थ के कारण तीव्रता। जब हमने ये रख दिया, तो जैसे ये रख दिया तो हमें विभवांतर चाहिए। एक तो विभवांतर इसका होगा V1 और एक ये EM वाली का होगा V2। तो दो विभवांतर आ गए, दोनों को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं जैसे V1 V2 को जोड़ा तो V बराबर क्या होता है? ED। तो हम हवा के लिए करेंगे तो यहाँ पे 1, और ये हवा के लिए ई नॉट आएगा, और दूर कितनी जगह में हवा है? डी माइनस टी जगह में हवा है। ऐसी V2 निकालेंगे तो यहाँ पे तीव्रता कौन सी आएगी? जो टी मोटाई का पदार्थ रख दिया वो वाली, तो EM आएगा। और कितनी मोटाई है पदार्थ के, जो हमने अंदर रखा है, पदार्थ रखा है, उसकी मोटाई कितनी है? T है, तो EM इंटू टी। इन दोनों को उठाइए, यहाँ से यहाँ पर रख देंगे, और E का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है Q अपॉन के A। तो इसको उठाएंगे और इसकी जगह पर लिख देंगे, और ये आ जाएगा D माइनस टी प्लस EM का मान क्या आएगा? सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन। K क्यों आया? क्योंकि ये अब हवा या निर्वात नहीं है, तो टी मोटाई का कोई पदार्थ भर दिया तो क्या आ जाएगा? K आ गया। तो इसको उठाएंगे, सिग्मा की जगह Q अपॉन A लिख देंगे, ये वैल्यू उठाएंगे यहाँ रख देंगे। इन दोनों में ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन आते ही D माइनस टी और प्लस T अपॉन K बचेगा। इसको उठाएंगे, कहाँ पर रख देंगे? फॉर्मूले में। कौन से फॉर्मूले? C बराबर होता है Q अपॉन V। तो V की जगह पे ये उठा के रख देंगे पूरा का पूरा, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है। Q से Q उठ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये वैल्यू बचेगी। तो ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं 2 प्रश्न और यहाँ पर लेक्चर को खत्म करेंगे। तो यहाँ पर देखना है हमें, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा इनके मध्य दूरी D है। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना तथा प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो संधारित्र की धारता अपने प्रारंभिक मान की
तुलना में कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही कहानी है, दिया है, लिखना है कि ये कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। तो पहले क्षेत्रफल कितना है, ए है, तथा इनके मध्य की दूरी, पहले दूरी कितनी है, डी है। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए, कितना करना, 2 गुना, तो अब जो नया क्षेत्रफल आया है ये 2 गुना हो गया, पहले था a, अब कितना हो गया 2a। आगे कह रहा है प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, तो अब जो दूरी हो गई पहले कितनी थी, d, अब हो जाएगी d/2। अब ये कह रहा है तो संधारित्र की धारिता अपने प्रारंभिक मान की कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो धारिता थी वो C1 थी, पहले कितनी थी, मान लीजिए C थी। अब ये पूछा है कि C2 का मान बता दीजिए, C2 का मान बता दीजिए। बड़ा आसान है, क्या करना है आपको, फॉर्मूला लगाना है सिर्फ। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, वो वाला C = KA ε0/d। ये पहली कंडीशन में सारी चीजें, ये 1 है तो मैं इसको 1 लिख देता हूँ, इसको ही 1 कर देता हूँ, इसको ही 1 कर देता हूँ। अब 2 की बात करेंगे तो C2 = आया KA ε0/d2। सही है। अब क्या करना है, आपको भाग दे देना है, पहले में दूसरे का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, C1/C2 निकाल दिए, C1/C2, तो ये आ जाएगा आपका KA1 ε0/d1 बट्टे में कर दीजिए KA2 ε0/d2। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा ये d2। इतनी बात सही है, भाग दे दिए। अब भाग दे दिए तो यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए, तो वैल्यू लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, पहले हम इसको क्या करेंगे, k को ऐसे ही लिखेंगे, a1 की जगह क्या है, a क्या है, a, तो यहाँ पे लिख देंगे a, और ये आ जाएगा ε0, और d1 की जगह d लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा d। ये कुछ ऐसा हो जाएगा पहली कहानी। दूसरा क्या, KA2, तो KA2 का मान कितना है, A2 का हुआ 2a, तो यहाँ पे लिख देंगे 2a और ε0, यहाँ पे देख KA2 की जगह लिख दिया हम 2a और ε0 ऐसे ही रहा, और d2 का मान कितना है, d/2, तो यहाँ पे लिख देंगे d/2। इतनी बात सही है। अब देखिए ये वाला 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, ये वाला 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। ये मल्टीप्लाई कर लेना ध्यान से, वरना यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। तो पहले का मल्टीप्लाई करते हैं चौथे से, तो पहले का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, तो ये आ जाएगा आपका C1/C2 बराबर, ऊपर क्या है, KA ε0 × d/2, यहाँ पे आ जाएगा। ये पूरा उठेगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये पूरा उठेगा यहाँ आ जाएगा, और d वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बट्टे में कर देंगे साथ में KA ε0, और यहाँ पे कितना 2a है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम KA × 2a ε0, तो K 2a × ε0, और ये वाला d यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला d यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे यहाँ पे d से। ठीक है ना। अब देखिए K से K मर गया, A से A मर गया, ε0 से ε0 मर गया, तो अब बचा आपके पास, ऊपर बचा d, और बट्टे में 2 है, 2 यहाँ लिख देंगे, और नीचे बचा 2, और साथ में नीचे क्या बचा, d। अब d से d मर गया, तो ये आ गया आपका 1/4। तो यहाँ पे C1/C2 का मान कितना आ गया भाई, C1/C2 का मान आ गया, ये आ गया C1/C2 बराबर आ गया 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो C2 का मान आ जाएगा 4C1। इसका मतलब ये हुआ कि धारिता जो है 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। बस इतना सा सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। या मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, अगर आपको ऐसे समझना है तो ये थोड़ा आराम से था, अगर आपको और आसान समझना है तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यहाँ पर देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है a, तथा इनके मध्य की दूरी d है। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, तो संधारित्र की धारिता अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है C = KA ε0/d। ये पहली कहानी है जब सारी चीजें ऐसी हैं। दूसरी कहानी में थोड़ा थोड़ा चेंज कर दीजिए, तो यहाँ C बराबर आ जाएगा K, A की जगह कितना कह रहा है वो, क्षेत्रफल 2 गुना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुना ε0, ऐसे ही रहेगा। अब ये कह रहा दूरी कितनी कर दी है, मध्य की दूरी आधी कर दी जाती है, तो यहाँ पे लिख दिए d/2। बस सिंपल सा है, 2 को कहाँ भेज देंगे, ऊपर, तो 2 जब ऊपर आएगा, 2 पहले से ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। देखिए ये 2 ऊपर आएगा, 2 पहले से ही, तो ये 2 ऊपर आएगा, 2 पहले से ही, तो कितना हो जाएगा 4। तो अब ये बचा KA ε0/d, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये हमें तीव्र धारिता निकालनी है दूसरी कंडीशन में। अब KA ε0/d क्या है, ये C है, तो इसका मतलब ये हुआ 4 गुणा C, यानी पहले था C, अब कितना गुणा हो रहा है 4, तो 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। बस इतनी सी कहानी है। कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। कब, जब हम क्षेत्रफल को 2 गुना
और प्लेटों की मध्य की दूरी को आधा कर देंगे तो धारिता जो है 4 गुना हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपको दिया है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु भरी है, तो वायु है की धारिता 8 पिको फैराड। सी बराबर होता है फॉर्मूला के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब मैं के बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा क्योंकि वो कह रहा है कि वायु भरी है, तो वायु के लिए के का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये क्या है, जब वायु है तो वायु है तो इसकी वैल्यू आपको दी है 8 पिको फैराड, और पिको का मतलब होता है 10 की घात -12, तो 10 की घात -12 फैराड आ जाएगा ये। ठीक है, अब कह रहा है यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो अब आगे करते हैं। तो ये हो गया कहानी C1। अब C2 निकालेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट, और दूरी कितनी कर दी गई आधी, तो आधी कर दीजिए। पट्टिकाओं के यहाँ पे देखिए पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच स्थान में 6 परावर्तन का एक पदार्थ भर दिया जाए। इसका मतलब यहाँ पे के का मान भी आपको दिया है, तो फॉर्मूला के एप्सिलॉन अपॉन डी, तो डी की जगह डी अपॉन 2 आ जाएगा। के की जगह कितना कह रहा है ये 6 कह रहा है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। 6 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन 2, और 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो 6 दूनी 12 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे C2 निकालना है, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ये हो गया, और इसका मान कितना दिया ये, तो इसको हटाएंगे इसके रख देंगे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 12 गुणा 8 गुणा 10 की घात -12, और 12 अट्ठे कितने होते हैं 96, तो धारिता जो नहीं आएगी ये आ जाएगी 96 पिको फैराड। कितनी आ जाएगी 96 पिको फैराड। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और यहाँ पर हम करते हैं इस लेक्चर को समाप्त, जो कि हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 6 था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।